कभी सोचा है कि हमारी प्लेट में जो खाना आता है वो आता कहाँ से? इसके पीछे ना एक बहुत बड़ा और कह सकते हैं एक जटिल नेटवर्क काम करता है। तो आज हम इसी नेटवर्क को समझने वाले हैं, उन संगठनों की दुनिया में चलेंगे जो भारत के पूरे खाद्य उत्पादन को संभालते हैं। तो सवाल यही है कि आखिर ये मास्टरमाइंड हैं कौन? कौन सी संस्थाएं हैं जो भारत की इतनी विशाल कृषि व्यवस्था को चला रही हैं? कौन ये तय करता है कि किस फसल पर रिसर्च होनी चाहिए, या फिर किसानों को उनकी फसल का सही दाम कैसे मिलेगा? जानते हैं, इन सभी सवालों का जवाब इस एक अकेले चार्ट में छिपा हुआ है। तो चलिए एक एक करके इसे डिकोड करते हैं और समझते हैं कि ये सारे संस्थान आखिर करते क्या हैं। सबसे पहले तो ये समझना होगा कि भारत का एग्रीकल्चर सिस्टम ना अकेला नहीं है, ये पूरी दुनिया में हो रही रिसर्च के एक बहुत बड़े नेटवर्क का हिस्सा है। अच्छा, तो देखिए कितनी दिलचस्प बात है ये। चावल, मक्का, गेहूं, ये जो हमारी सबसे जरूरी फसलें हैं ना, इन पर काम सिर्फ भारत में नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। सोचिए, फिलीपींस में एक इंस्टीट्यूट सिर्फ चावल पर काम कर रहा है और मेक्सिको में एक सेंटर गेहूं पर। ये लोग पूरी दुनिया के लिए नई नई किस्में और टेक्नोलॉजी बनाते हैं, और इस ग्लोबल टीम वर्क का सीधा फायदा हमारे किसानों तक भी पहुंचता है, बेहतर बीज और नए तरीकों के रूप में। और कुछ ग्लोबल सेंटर्स तो और भी स्पेसिफिक चुनौतियों पे काम करते हैं। जैसे हमारे अपने हैदराबाद में आईसी क्रिसेट है। इसका काम क्या है? ये उन इलाकों के लिए फसलें तैयार करता है जहां पानी की कमी है, यानी सेमी एरिड जोन्स। तो ये एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे ग्लोबल एक्सपर्टीज को हमारी लोकल समस्याओं को सुलझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चलिए अब दुनिया से घूमकर भारत आते हैं। देखते हैं कि हमारे देश के अंदर कौन कौन से बड़े रिसर्च सेंटर्स हैं जो इस काम को आगे बढ़ा रहे हैं। तो जैसा ग्लोबल लेवल पर था, वैसा ही यहां भी है। जैसे कटक में है हमारा अपना राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान, और कानपुर में है दालों पर रिसर्च करने वाला इंस्टीट्यूट। अब चावल और दाल, ये तो हमारे खाने की जान है ना? तो इन पर खास ध्यान देना तो बनता ही है। हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए ये बहुत जरूरी है। और ये संस्थान सिर्फ फसल उगाने पर ही काम नहीं करते, बल्कि खेती की दूसरी दिक्कतों को भी सुलझाते हैं। जैसे नई दिल्ली का ये इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट सेंटर, इसका काम है कीड़ों से फसल को बचाने के लिए ऐसे तरीके खोजना जो टिकाऊ हों और पर्यावरण को नुकसान भी ना पहुंचाएं। अब एक बहुत ही स्पेशल कैटेगरी की बात करते हैं। ये वो बोर्ड हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक फसल पर फोकस करते हैं, लेकिन ये वो फसलें हैं जो भारत की इकोनॉमी और एक्सपोर्ट के लिए मतलब बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। तो चलिए एक रैपिड फायर राउंड हो जाए। सबसे पहले कॉफी बोर्ड, जो कि भारत के आईटी हब बेंगलुरु में है। दक्षिण भारत की कॉफी दुनिया भर में फेमस है, और ये बोर्ड उसी क्वालिटी को मेंटेन करने में मदद करता है। इसके बाद आता है रबर बोर्ड केरल के कोट्टायम में। कोट्टायम को भारत में नेचुरल रबर प्रोडक्शन का गढ़ माना जाता है। और फिर चाय, भारत की पहचान, इसका सेंटर है कोलकाता में। टी बोर्ड, दार्जिलिंग हो या असम की चाय, उसे दुनिया तक पहुंचाने में इसका बहुत बड़ा हाथ है। मसालों का शहर कोची, यहीं पर है मसाला बोर्ड का घर। सदियों से भारत अपने मसालों के लिए जाना जाता है, और ये बोर्ड बस उसी विरासत को आगे बढ़ा रहा है। इसी लिस्ट में आगे बढ़ते हैं तंबाकू बोर्ड। ये है आंध्र प्रदेश के गुंटूर में, जो कि देश के सबसे बड़े तंबाकू उत्पादक इलाकों में से एक है। और फिर है मीट और पोल्ट्री बोर्ड। इसका हेडक्वार्टर देश की राजधानी नई दिल्ली में है, और ये इस तेजी से बढ़ते हुए सेक्टर के लिए स्टैंडर्ड्स तय करता है। और इस लिस्ट को पूरा करता है अंगूर बोर्ड, जो कि महाराष्ट्र के पुणे में है। ये सारे बोर्ड्स ये पक्का करते हैं कि इन खास फसलों की क्वालिटी टॉप क्लास रहे और उन्हें बाजार में सही पहचान मिले। ये भारत के एक्सपोर्ट और इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। ये वो संस्थाएं हैं जिन्हें हम सच में भारतीय कृषि की रीढ़ की हड्डी कह सकते हैं। देखिए, इस लिस्ट में सबसे ऊपर है ICAR, यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। नई दिल्ली में मौजूद ये संस्था पूरे देश में एग्रीकल्चर रिसर्च और एजुकेशन की सबसे बड़ी बॉडी है। ये सब कुछ देखती है। और इसके साथ ही करनाल का डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट। भारत में जो श्वेत क्रांति आई थी, जिसने हमें दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाया, उसमें इस इंस्टीट्यूट का रोल बहुत बड़ा था। बिल्कुल इसी तरह लखनऊ में गन्ने के लिए और शिमला में आलू के लिए डेडिकेटेड संस्थान हैं। ये संस्थान ये पक्का करते हैं कि हमारी कुछ सबसे जरूरी कैश क्रॉप्स पर लगातार रिसर्च चलती रहे। और अब आते हैं एक बहुत ही पावरफुल संस्था पर, CACP। ये वो कमीशन है जो सरकार को ये बताता है कि किस फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य, यानी कि MSP, कितना होना चाहिए।
तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि CACP कोई मामूली सलाहकार बॉडी नहीं है। इसकी सिफारिशों के आधार पर ही सरकार ये तय करती है कि किसानों को उनकी मेहनत का कम से कम कितना पैसा मिलेगा। अब जरा सोचिए, ये एक फैसला देश के करोड़ों किसानों की जेब पर, उनकी पूरी जिंदगी पर सीधा असर डालता है। तो अगर पूरी तस्वीर को एक साथ देखें तो हमने 4 लेयर्स को समझा। सबसे पहले ग्लोबल सेंटर्स जो दुनिया भर का ज्ञान लाते हैं, फिर हमारे नेशनल सेंटर्स जो देश की समस्याओं को सुलझाते हैं, तीसरे हैं खास कमोडिटी बोर्ड्स जो कीमती फसलों को संभालते हैं, और आखिर में पॉलिसी मेकर्स जो पूरी कृषि अर्थव्यवस्था को दिशा देते हैं। ये सब जानने के बाद एक सवाल मन में आता है, अब आगे जब क्लाइमेट चेंज और पानी की कमी जैसी नई चुनौतियां हमारे सामने होंगी, तब हमें किस तरह के नए कृषि संस्थानों की जरूरत पड़ने वाली है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना चाहिए।